नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैंसर की एक ऐसी दवा पर काम हो रहा है, अगर वो सफल रहा तो कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार होगा। दरअसल क्लिनिकल ट्रायल के दौरान गर्भ कैंसर की दवा के मरीजों के जो नतीजे आए हैं, वैज्ञानिक उससे हैरान और खुश भी हैं। रेक्टल कैंसर के 18 मरीजों को ये दवा दी गई थी और उन मरीजों के अंदर से रेक्टल कैंसर गायब हो गया। ये आश्चर्यजनक किंतु सच है। इस दवा का नाम दोस्तलिमैब बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तहलका मचा रही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे परीक्षण में 18 रोगियों ने लगभग 6 महीने तक इस दवा को लिया और 12 महीने से अधिक समय के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उनका कैंसर गायब हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा नेता की टिप्पणी से भारत को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटका लगने के बीच अब दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। नसीरुद्दीन शाह ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अगर पीएम वाकई में चाहते हैं कि जहर न फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा। नसीर ने कहा कि मैं पीएम से उन लोगों में कुछ अच्छी समझ डालने की अपील करूंगा। दिग्गज अभिनेता ने कहा कि अगर पीएम का मानना वही मानना है जो हरिद्वार धर्म संसद में कहा गया तो कहना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो भी उन्हें आगे आकर कहना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम ऐसे नफरत फैलाने वालों को खामोश करेंगे। ऐसा लगता है कि जिनको कई बार वे भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी आवाज़ ही से रोक सकती है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान और उनको फ्रिंज एलिमेंट कहे जाने को लेकर दिग्गज नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि नूपुर शर्मा फ्रिंज नहीं बल्कि वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए ये संभव नहीं है कि बिना शीर्ष की मंजूरी के वो ऐसा कहती हैं। 71 वर्षीय अभिनेता ने हिंदू देवताओं के अपमान पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं है जब किसी मुस्लिम ने हिंदू देवता पर इस तरह का भड़काऊ बयान दिया हो। नूपुर शर्मा की माफ़ी को लेकर उन्होंने कहा, ये एक कपटी माफ़ी थी, शायद ही आहत भावनाओं को शांत करने के लिए थी। आप शांति और एकता की बात करते हैं तो आपको 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, लेकिन आप नरसंहार की बात करते हैं तो आपको कलाई पर एक थप्पड़ मिलता है। यहाँ दोहरे मापदंड काम कर रहे हैं। नसीर ने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो किया वो बहुत कम था और जो किया वो बहुत देर से किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रिंज शब्द को लेकर अब निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर और साध्वी प्रज्ञा का बयान है, जिनमें गद्दारों को गोली मारने, गोडसे को देशभक्त बताने और महिलाओं को लेकर विवादित बयान है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है कि बीजेपी के मूल में ही फ्रिंज है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के द्वारा टिप्पणी करने के बाद और फिर खाड़ी देशों के विरोध के बीच मचे बवाल को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार अरब देशों के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ और आतंकवादी हमास के पक्ष में मतदान किया था। अफगानिस्तान संकट के समय भारत सरकार कतर से गुहार लगा रही थी कि वो तालिबान के साथ भारत को भी एक पार्टी बनाए। दुबई को काले धन का अड्डा माना जाता है और उसका बीसीसीआई पर नियंत्रण है। क्या और कुछ चाहिए? वाराणसी कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांग की गई थी। ये फैसला जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका में कोई भी योग्यता न पाते हुए उसे खारिज किया गया। बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं। उन्होंने पूजा करने की अनुमति मांगी थी। बता दें, इस तरीके की कई याचिकाएं अदालतों में दायर की गई हैं। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद से ही ऐसी मांग लगातार अलग अलग लोगों द्वारा उठाई जा रही है और इससे माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विवादों की वजह से चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहानंद को उत्तर प्रदेश में के गाजियाबाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया है और जामा मस्जिद जाने की योजना को रद्द करने को कहा है। बता दें, यति नरसिंहानंद ने नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा है कि वो 17 जून को जामा मस्जिद जाएंगे और वहां जाकर सारी बातों को स्पष्ट करेंगे कि नूपुर गलत नहीं है। नरसिंहानंद ने कहा कि वो तमाम इस्लामिक हदीसों और किताबों में पैगंबर के खिलाफ तमाम बातें कही गई हैं, इसमें नूपुर शर्मा का क्या दोष है। नरसिंहानंद ने कहा कि वो जाएंगे चाहे उनकी हत्या क्यों ना हो जाए। इस बीच यूपी प्रशासन ने नोटिस जारी कर कार्यक्रम रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन का कहना है कि उनके जामा मस्जिद जाने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि उनके बयान से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और द्वेष फैल सकता है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना के विवादित बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर समुदाय विशेष की धार्मिक मान्यताओं को मानहानिकारक टिप्पणी के जरिए आहत करने का आरोप है। राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल से विधायक हैं। राजा सिंह पर इससे पहले भी समुदाय विशेष की भावनाओं पर चोट पहुंचाने का आरोप है। यह केस कंचनबाग थाने में आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज किया गया है। इस बारे में हैदराबाद के मोहम्मद अली की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता पेशे से कारोबारी हैं। कंचनबाग थाने के इंस्पेक्टर पी उमा महेश्वर राव ने कहा कि हमने बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बुधवार को किए गए ऐलान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हार गए थे और इसी तरह अन्य 6 नेता भी जिन्हें मंत्री बनाया गया था उनके लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी था। ऐसे में यह तय था कि बीजेपी नेताओं को विधान परिषद भेजेगी। बीजेपी ने जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है उनमें मौर्य के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आज़ाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा का नाम शामिल है। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का भी नाम संभावित उम्मीदवारों में माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए शिवसेना और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को होटलों में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों पर भी महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी ने नजर रखनी शुरू कर दी है। ऐसे में 10 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए निर्दलीय विधायकों ने खतरे की घंटी बजा दी है। महाराष्ट्र के एक निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल ने महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए जो फैसला किया था उसको बदल दिया है। जायसवाल का कहना है कि मेरे साथ कई ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार से नाराज हैं, क्योंकि उनके इलाके के मंत्री ना तो उनके लिए सरकारी फंड जारी करवा पा रहे हैं और ना ही उनकी मांगों पर ध्यान दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। पिछली बार 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के बाद वर्तमान में रेपो रेट 4.40% है, लेकिन अब इसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे अब ये 4.90% हो गया है। रेपो रेट को आसान भाषा में समझें तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमको ब्याज देना होता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने कामकाज के लिए रकम की जरूरत पड़ती है और वे आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इस कर्ज पर आरबीआई जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी अगर रेपो रेट बढ़ाया गया तो इसका मतलब है कि आरबीआई बैंकों से अधिक ब्याज वसूलेगा और अगर बैंक अधिक ब्याज देंगे तो वे अपने ग्राहकों यानी कि आम आदमी के लिए भी कर्ज महंगा कर देंगे। भारतीय क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मिताली राज ने बुधवार को ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा है कि वो क्रिकेट करियर के दौरान मिले लोगों के प्यार के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हैं। मिताली ने लिखा कि उनका क्रिकेट करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा और उन्हें 23 साल के अपने करियर के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। मिताली ने लिखा है कि हर एक सफ़र की तरह इस सफ़र का भी अंत हो रहा है। 39 साल की मिताली को अपने क्रिकेट करियर में अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्रिकेट करियर के दौरान मिताली भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन की मजबूत खिलाड़ी रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।